विगत अब तीसरा दिन है मेरा। आवाज़ ठीक जा रही है ना? लाउड कर दीजिएगा, आवाज़ वॉल्यूम बढ़ा दीजिएगा। तो परसों इंट्रोडक्शन पर बात हुई थी सोशल साइंस में, कल पावर शेयरिंग पर बातें हुई, चर्चाएं हुई, आज फेडरलिज्म पर बात होगी। पावर शेयरिंग से ही जुड़ा हुआ था, कल जो क्लास किए होंगे, सुने होंगे क्लास, तो भी समय का बिल्कुल ही इसमें कमी रहती है, इसलिए ज़्यादा डिटेल तो जनरल क्लास तो है नहीं और पूरा भी करना है, तो और थोड़ा सा जल्दी बोलना होगा और आप लोग ध्यान से सुनेंगे। तो पावर शेयरिंग जो है, तो पावर शेयरिंग में गवर्नमेंट के प्रकार, टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट भी बात आई थी, किस प्रकार की सरकार है, तो उसमें चर्चा हुआ होगा। मैं कहा था कि उसमें डेमोक्रेसी रहना अति आवश्यक है, डेमोक्रेसी रहना अति आवश्यक है। उसी संदर्भ में आज दूसरा चैप्टर आप आए हैं, हम लोग आए हैं, उसमें फेडरलिज्म है। तो सबसे पहले जानना चाहिए कि फेडरलिज्म क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय फेडरलिज्म। जो पहला आपका है, व्हाट इज़ फेडरलिज्म। और जो पहले से छात्र जुड़े होंगे या छात्रा, नहीं तो फिर आज पुनः मैं कह देना चाहता हूँ कि पहले हिंदी में ही क्लास में मैं बोलता था कि पहले हिंदी में ही बोलूँगा, उसके बाद इंग्लिश में भी उसको हम लोग कर देंगे, कोई दिक्कत हम लोग को नहीं होगी। तो अब व्हाट डू मीन बाय फेडरलिज्म में है, जो कल बात हुई थी कि सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, बहुत तरह की जो सरकार का जो गठन होता है, बहुत देशों में अपने अपने किस्म की सरकारें बनती है। तो इसमें जो है सिस्टम जो काम करता है, वो सबसे पहले तो कि पावर का शेयरिंग इसमें भी हुआ। पावर का शेयरिंग का मतलब हुआ डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, डिसेंट्रलाइज, विकेंद्रीकरण। एक संस्था में नहीं रहा, एक व्यक्ति में नहीं रहा, बल्कि एक जगह ध्रुवीकृत नहीं रहा, पोलराइज नहीं रहा, बल्कि विभिन्न समूहों में विभिन्न स्तर पर उसको बांट दिया गया। अब उसको समझने के लिए, चूँकि हम लोग सिविक्स में है और भाषा में बोलना है, तो सेंट्रल अथॉरिटी और वेरियस कंस्टिट्यूएंसी यूनिट्स मे बी इन द फॉर्म ऑफ स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल बॉडीज। तो वो जो आप देख रहे हो, सबका जिसका अपना पावर है, जैसे उसको फिर संक्षिप्त में बता देता हूँ कि आपका भारत में सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, और फिर बाद में जो है लोकल बॉडीज आ गया, पंचायती राज हो गया, ये सब जो, तो यहाँ हो गया 3 टायर हो गया। कहीं कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट में ही रहता है, कहीं स्टेट गवर्नमेंट में ही रहता है, और फिर जब उसकी चर्चा होगी तो संक्षिप्त में उस पर भी हम प्रकाश डालना चाहेंगे कि किस तरह से कहाँ कहाँ क्या पावर मिलता है सेंट्रल गवर्नमेंट को। और शुरू से ही संविधान में इसका वर्णन किया रहता है। जिस समय जब कोई देश स्वतंत्र होता है और डेमोक्रेसी की बात हो गई, तो आप समझिए कि देश स्वतंत्र होगा ही, ज़्यादातर तो स्वतंत्र देश में ही डेमोक्रेसी रहेगी। तो उस अवस्था में जो संविधान का निर्माण होता है, किस तरह की सरकार होगी, किस फॉर्म में गवर्नमेंट रन करेगी, वो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा रहता है। तो यहाँ जो है भारत के लिए फेडरल टाइप ऑफ गवर्नमेंट यहाँ रन कर रहा है। इसमें स्टेट गवर्नमेंट भी, सेंट्रल गवर्नमेंट भी है, स्टेट गवर्नमेंट भी है और लोकल बॉडीज भी है। तो इस तरह से आपका आ गया व्हाट डू यू मीन बाय फेडरलिज्म और व्हाट इज फेडरलिज्म। नेक्स्ट जो है, जब पावर शेयरिंग में ही है सब बात, जो कल क्लास किए होंगे या सुने होंगे, उसी से जुड़ा हुआ है, थोड़ा बृहद रूप हो गया और भारत से जुड़ा हुआ ज़्यादा हो गया। तो कल भी थोड़ा भारत के संदर्भ में मैं कहा था, तो आज पुनः उसको मैं नरेट करना चाहूँगा। अब वहाँ ये देखिए कि फेडरलिज्म से आज जो फेडरलिज्म की बात आई है और क्यों ज़्यादा पॉपुलर है, इस पर मैं चर्चा करना चाहूँगा। जो भी कंट्री डेवलप कंट्री है, कल भी मैं चर्चा किया था, 3 तरह के देश पूरे विश्व में हैं,
डेवलप कंट्री, डेवलपिंग कंट्री और अनडेवलप कंट्री। तो डेवलप कंट्री हो या डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया हो या अनडेवलप कंट्री है, तो उसमें तो उतना विकसित नहीं होता है सरकार के तरीके चलाने का और वगैरह वगैरह। लेकिन डेवलप कंट्री और डेवलपिंग कंट्री में डेवलप होता है, डेवलप विकसित फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है। तो इस संदर्भ में जो है सबसे पहले 2 लेवल दिया गया है। 2 लेवल का मतलब वही जो मैं अभी चर्चा किया था कि आपका सेंट्रल और स्टेट, उसको 2 टायर्स भी कर सकते हैं। और जो आप जो म्यूनसिपल जो बड़ी है, पंचायत है, वो 3 टायर में आ जाता है। त्रिस्तरीय ये जो सरकार है त्रिस्तरीय है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और पंचायती राज। तो इस तरह से सबसे बड़ी बात है कि ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट है और जो स्टेट गवर्नमेंट है या जो पंचायती राज है, ये जो 3 की बात आई, तो उसमें ये वर्ड आता है ज्यूरिडिक्शन। बोलचाल में भी आप लोग कहते होंगे। इसमें ज्यूरिडिक्शन के बारे में तो लगता है कि हम लोग नहीं किए, लेकिन मैं चर्चा कर देना चाहूँगा। ज्यूरिडिक्शन बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। आप लखीसराय ज़िला को देखिए तो लखीसराय ज़िला की भी एक निश्चित सीमा है, लिमिटेड है, लिमिटेशन है। शेखपुरा ज़िला है, उसका भी लिमिटेशंस है। बिहार राज्य है, आप सबसे ऊपर में आप देखे हैं लिखा हुआ है ड्रा द मैप ऑफ इंडिया। तो ड्रा मैप ऑफ इंडिया तो ऐसे ही नहीं लिख दिया गया है। आप लोग जो पुराने छात्र छात्रा होंगे आपको मालूम होगा कि सबसे पहले मैं आप लोगों को कहता था जब क्लास में जाता था कि आप भाई आप मैप लो, भारत का मैप लो, राज्य का मैप लो, जिसमें बिहार राज्य, चूँकि आप बिहार के वासी हैं, और तीसरा मैप वर्ल्ड का, 3 मैप लीजिए। तो मैप लेने का कहने का मतलब यही था, जो भी बात आ गई ज्यूरिडिक्शन का। तो कोई भी देश होता है या फिर वो राज्य होते हैं, तो सब स्टेट का या देश का अपना अपना ज्यूरिडिक्शन होता है। ज्यूरिडिक्शन से का मतलब उसके लिमिटेशंस होते हैं। यहाँ तक आपका कार्य क्षेत्र रहेगा, इसके बाद दूसरे राज्यों का रहेगा, या देश के संदर्भ में आप देखना चाहोगे तो यहाँ तक भारत है, भारत के बगल में बांग्लादेश है, चाइना है, वगैरह वगैरह। ये ज्यूरिडिक्शन से जुड़ा हुआ है। उसमें ही आपकी सरकार के जो भी प्रभावी नियम कानून हैं लागू हो सकता है। ये नहीं कि आप दूसरे जगह चले जाइएगा तो प्रभावी नहीं होगा और निष्प्रभावी हो जाएगा। तो ये ज्यूरिडिक्शन की बात आ गई। अब उसमें आप तीसरी बात है जो फेडरल सिस्टम जो आपको मैं बताया, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में सबसे बड़ी बात होती है, आप परिवार भी चला रहे हो तो माता पिता हैं, आपके भाई बहन हैं, चाचा चाची हैं, तो जब सब मिल के जब चलाते हैं तो सबसे पहले बात होनी चाहिए कि एक म्यूचुअल ट्रस्ट होनी चाहिए, एक भरोसा होना चाहिए आपस में। और दूसरा जो फैक्ट है वो एग्रीमेंट टू लिव टुगेदर, या लिव टुगेदर, साथ रहने का एक एग्रीमेंट होना चाहिए कि हम लोग साथ रहेंगे। और तो चूँकि परिवार के सदस्य हैं, परिवार के सदस्य में तो एग्रीमेंट की बात नहीं आती है, लेकिन जब देश की बात आती है, राज्य की बात आती है, केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है, तो हाँ एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होता है। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है कि देश है तब राज्य है, राज्य है तब देश है। तो ये 2 चीज़ को हम लोग को ध्यान में रखना पड़ रहा है। और जो पावर होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का हो या स्टेट गवर्नमेंट का, जो पावर है वो देखना पड़ता है कि दोनों में बैलेंस बना रहना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पावर ज़्यादा हो, स्टेट गवर्नमेंट के पावर कम हो, तो उस समय में जो म्यूचुअल ट्रस्ट है उस पर प्रश्न चिन्ह लग जाते हैं और उसमें कंट्राडिक्शन की बात आ जाती है और कन्फ्रंट्रेशन हो जाता है, आपस में टकराव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। दोनों में ये बात चल रही है, फेडरलिज्म पर बात हो रही है, और फेडरलिज्म का भी एक सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की बात होती है। और उस तरह से जब आप आगे बढ़िएगा, जो पावर दिया गया है तो ऐसा नहीं हो कि किसी स्टेट को ज़्यादा हो, किसी स्टेट को कम हो। तो उस समय भी देखना पड़ता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट सभी राज्यों को एक समान रूप से, जो जिस भाषा के रूप में हो या क्षेत्रफल के हिसाब से हो, जो भी नीतियाँ बनाती है, जो पॉलिसी बनाती है सेंट्रल गवर्नमेंट, सभी राज्यों के को समान रूप से या एक समान वो जनसंख्या के आधार पर हो
या और भी जो भी वहाँ की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उसके आधार पर हो, इसको ध्यान में रख के उसको पावर डेलीगेट किया जाता है। कौन डेलीगेट करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट डेलीगेट करता है। अब तीसरा जो इसमें दिया है, व्हाट मेक्स इंडिया ए फेडरल कंट्री। अब उसमें फिर वही बात आ गई, उसी पर बात चली कि यहाँ जो भारत विशाल देश है, और कल भी मैं चर्चा किया था कि समानता जो है, जो देश में जो राज्यों का विभाजन हुआ था स्वतंत्रता के बाद 1947 के बाद, वो किस आधार पर हुआ था? भाषा के आधार पर हुआ था। इस बात की समानता, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन जो मूल चीज़ था वो भाषा के आधार पर बांटा गया था। दूसरा, भाषा के साथ साथ देखा गया था रिलीजन भी देखा गया था, रीजन भी देखा गया। कौन रीजन में है? फलना रीजन है, मेघालय है, महाराष्ट्र है, कहीं मेघालय है, उधर जम्मू कश्मीर है। तो बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जम्मू कश्मीर के बगल में हिमाचल प्रदेश है। तो इस सब बातों को देखते 3 चीज़ पर आपको ध्यान रखना है कि लैंग्वेजेज, रिलीजन्स एंड रीजन्स, ये 3 चीज़ को ध्यान में रखते हुए पावर का डिस्ट्रीब्यूशन जो है, पावर शेयरिंग का अरेंजमेंट केंद्र सरकार या भारत सरकार करती है। अब सेकंड जो है, इंडिपेंडेंस के बाद जो बातें आई आपका, उसमें 3 चीज़ भारत की बात है, सब देश में ये बात नहीं है। इंडिया के केस में यूनियन ऑफ इंडिया है, जो उसमें स्टेट गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, और जो अभी मैं 5-7 मिनट पहले जो चर्चा किया था, जो 3 टायर वाली जो बात हम लोग बताए थे, पंचायत है, म्यूनिसिपैलिटी। पंचायत है, जो शहर है वहाँ म्यूनिसिपैलिटी है, बड़ा शहर है वहाँ कॉरपोरेशन है, और दूसरा जो है पंचायत है, निकाय। तो इस तरह से 3 टायर जो है यहाँ सरकार काम करती है, और तीनों में सामंजस्य बनाना है, तीनों में तालमेल बना के चलना है। इसलिए आप कह सकते हो कि यहाँ जो है केंद्र सरकार, राज्य सरकार, और एक करेंट लिस्ट आता है जिसमें दोनों केंद्र सरकार और राज्य सरकार के साथ साथ, जिसमें हाँ एक चीज़ और मैं इस संदर्भ में चर्चा करना चाहूँगा कि जो भी विषय है, जो भी विभाग है, उसमें बांटना। जैसे आप मान लीजिए कि रेलवे एक तो पूर्णतः केंद्र सरकार के अंतर्गत है, चूँकि सारी चीज़ें जो है बहुत सारे राज्यों से होकर गुजरती है। केंद्र सरकार लिया, डिफेंस ये आपको केंद्र सरकार के अंतर्गत आती है। तो इस तरह से सेंट्रल एक्साइज एंड कस्टम्स, इनकम टैक्स वगैरह, और बाकी जो है स्टेट गवर्नमेंट में आती है, जैसे कॉमर्स हुआ, एग्रीकल्चर हुआ, इरिगेशन हुआ, यहाँ की जो पुलिस हुई, स्टेट पुलिस हुई, जिसको आप बिहार पुलिस कहते हो, ये सब राज्य सरकार के अंतर्गत आती है। तीसरा जो लिस्ट आया है उसमें करेंट लिस्ट आता है, उसमें जैसे एजुकेशन वहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ वहाँ मतलब केंद्र सरकार में भी है, राज्य सरकार में भी है, फॉरेस्ट दोनों में है। तो इस तरह से अब बाकी जो है जो मुद्दा है, खास शादी ब्याह का मैरिज है, एडॉप्शन है, सक्सेशन है, ये सब चीज़ें हैं, वो दोनों में केंद्र सरकार और राज्य सरकार को मिलाकर ही काम करना पड़ता है। लेकिन कुछ ऐसा है जिसमें कि केंद्र सरकार का ज़्यादा रहता है, राज्य सरकार का हस्तक्षेप कम होता है। किसी में राज्य सरकार का ज़्यादा होता है, केंद्र सरकार का हस्तक्षेप कम होता है। तो इस तरह से मिला के जो पावर शेयरिंग है, ये सब अप्रत्यक्ष तौर पर इनडायरेक्ट रूप में पावर शेयरिंग से ही जुड़ा हुआ चैप्टर फेडरलिज्म है। जो पावर शेयरिंग का कल सुने होंगे उनको आज समझने में ज़्यादा सहूलियत होगी। तो इस तरह से यदि तीनों में समानता रही, तीनों में जो 3 टायर है, तो उस तरह के जो यूनियन गवर्नमेंट जो होती है वो बहुत अच्छी सरकार चलती है। अब कहीं कहीं देखते हो आपके वो दूसरी सरकार यदि बन जाती है, जैसे आप वेस्ट बंगाल में देखते हो केंद्र सरकार और राज्य सरकार में ठीक ढंग से यदि मेल नहीं खाता है, तो बहुत सारे विकास जो हैं केंद्र सरकार के द्वारा जो चलाए जाते हैं वो प्रभावी नहीं हो पाते हैं, और वो राज्य उसे अछूता रह जाता है। इसलिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में तालमेल का होना अति आवश्यक होता है। फेडरलिज्म को सही ढंग से
निभाने के लिए। केवल फेडरलिज्म की परिभाषा समझ लीजिए, उससे नहीं होगा। उसको निभाने के लिए तीनों में कोऑपरेशन आवश्यक है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और पंचायती राज वाला जो बात मैं चर्चा किया था। तो मेन है राज्य सरकार और केंद्र सरकार ही, इस दोनों में बहुत ही ज़रूरी होता है। अब वो चाहे वो जम्मू कश्मीर का मामला हो, आज देखे होंगे 370 हटा, कितनी टकराव की स्थिति बनी रहती थी। वो लगता ही नहीं था कि वो जम्मू एंड कश्मीर भारत का अभिन्न भाग है, केवल कहने के लिए था, केवल प्रचार के लिए था। वहाँ के झंडा अलग, वहाँ की सारी व्यवस्थाएं अलग, उतना चर्चा करने का नहीं समय है। लेकिन बाद में 377 के बाद भारत के जो नियम कानून है, भारत के जो भी व्यवस्थाएं हैं, मुख्य धारा में जम्मू कश्मीर भी शामिल हो गई, जो कि बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो इस तरह से आप लोगों का पावर शेयरिंग का काम के साथ साथ यहाँ फेडरलिज्म पर बातें हो रही है। अब उसमें वो हाई कोर्ट है, न्यायपालिका है। कल मैं चर्चा किया था कि जो पावर शेयरिंग में जो बताया गया था आपको, लेजिस्लेचर था, उसके बाद एग्जीक्यूटिव था, उसके बाद जुडिशरी था, और चौथा में बताया गया था आपको फोर्थ कॉलम मीन्स प्रेस, बाद में ऐड हुआ है, पहले नहीं था। इसलिए अभी भी पुरानी किताबों में या पुराने बोलचाल की भाषा में लोग 3 ही कहते हैं। जिस तरह से पहले आप लोगों को क्लास में बताया भी गया होगा कि सॉलिड, लिक्विड और गैस, जिस तरह से साइंस में लोग पढ़ते हैं, तो प्लाज्मा भी आ गया था, बहुत पहले से प्लाज्मा का ये हो गया है, इन्वेंशन हो गया है। लेकिन सामान्यतः लोग किसी से पूछोगे तो सॉलिड, लिक्विड और गैस का के अपना ये हो जाते हैं। उसी तरह से 3 को लोग अपना कहते हैं, लेकिन चौथा को भी आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। फोर्थ कॉलम को भी जानना जरूरी है, क्योंकि उसका बहुत रोल है। वो सब में सामंजस्य, कोऑर्डिनेशन बनाने में, खासकर भी जो प्रेस का है, जो फोर्थ कॉलम का है, मल्टीमीडिया है, तरह तरह का प्रिंट मीडिया है, इतना हो गया है कि उसकी महत्ता को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। देश के विकास में और ख़ासकर अंतर्राष्ट्रीय मामलों में तो इसकी भूमिका बहुत ज़्यादा हो गई है फोर्थ कॉलम की। इसलिए उस पर भी आपको ध्यान देने की आवश्यकता है, यदि आप चाहते हैं कि किसी भी देश में सही ढंग से फेडरलिज्म लागू हो। तब राज्य से, सरकार से, और भी पूरे देश में कहाँ क्या गड़बड़ी हो रही है तो उजागर करना, क्या उसका समाधान होगा, उस पर चर्चाएँ अक्सर आप देखते होंगे टीवी पर चलते रहती है। अब उसमें आप देखते हैं, चर्चा मैं किया था, फिर भी चर्चा मैं कर रहा हूँ कि जो लिंग्विस्टिक स्टेट्स हैं, लिंग्विस्टिक स्टेट्स फर्स्ट एंड मेजर टेस्ट जो है डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स में आया जब, तो इस पर हम लोग भी चर्चा किए थे कि अब उसमें क्या करना है। पहले भी जो बाउंड्रीज, तो 1947 में जो स्वतंत्र हुआ देश, उस समय जो राज्य का जो विभाजन हुआ, राज्यों का जो विभाजन हुआ, वो लैंग्वेज के आधार पर हुआ। लेकिन केवल लैंग्वेज के आधार पर ही नहीं हुआ, रिकॉग्नाइज डिफरेंस का था कल्चर एंड जो कैसे उसकी भौगोलिक संरचना है उसको भी ध्यान में रखा गया है, कैसी उसकी संस्कृति है, सभ्यता है, उसको भी ध्यान में रखकर ही राज्य का विभाजन हुआ था। इस तरह से जैसे आप मैं अभी भी चर्चा किया था, नॉर्थ ईस्ट में जो है 7 सिस्टर्स है, एक 8 हो गया था, उसको मिला के, सिक्किम को मिला के। तो जो वहाँ के जो स्थानीय मुद्दे थे, स्थानीय जो समस्याएं थी, उसको ध्यान में रखकर भी इस पर राज्य का विभाजन हुआ था। ये सब चर्चाएं हो रही है फेडरलिज्म पर। फेडरलिज्म कोई मामूली बहुत बृहद है, इसको हमको कहा गया है कि आपको आधा घंटा के अंदर में काम करना है, लेकिन बहुत इस पर बोला जा सकता था। लेकिन अब तो फिर अब देखिए लैंग्वेज पॉलिसी की बात आती है। लैंग्वेज पॉलिसी में पहले जो जितनी भाषाएं थी, जो जिसके आधार पर हुआ, फिर संविधान में फिर और बढ़ाया गया, तो उस तरह से 22 भाषाओं का इस पर है, और उसी आधार पर सभी को लैंग्वेज को जोड़ दिया गया और विभाजन हुआ। अब उसमें जो दिए हैं, इसमें दिए आप देखे हैं पॉपुलेशन विथ रिस्पेक्ट टू द लैंग्वेज में है। अब उसमें लैंग्वेज के हिसाब से हिंदी को मातृभाषा का दर्जा दिया गया, तो लगभग जो आपको NCERT बुक के हिसाब में जो आंकड़ा दिया है
तो 40% ही लोग केवल हिंदी बोलने वाले हैं, शेष लोग अन्य भाषाओं में हैं, जिसमें आपको चार्ट में दे दिया गया। चार्ट दे दिया गया है, उसको याद करने का नहीं है, लेकिन वो चार्ट देखने से आपको पता चल जाएगा कि कितनी भाषाएं हैं और सबको ध्यान में रखना है। केंद्र सरकार को सबको बैलेंस बनाना है, उर्दू भी नहीं छूटे, मलयालम है, बंगाली है, मराठी है, कन्नड़ है, वगैरह वगैरह। तो इस तरह से 22 भाषाओं में अभी सबको दिया गया है, जो आपको अनुसूची में शामिल किया गया है। तो ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि किसी भी राज्य को ऐसा नहीं लगे कि हम मुख्य धारा में शामिल नहीं हो रहे हैं। हाल में आप देखिए, फेडरलिज्म को मजबूत करने के लिए लेटेस्ट, अभी तो किताब में आया भी नहीं है, पेपर में आप लोग पढ़े होंगे कि जो टेस्ट होगा, जो परीक्षाएं होगी और जो रिक्रूटमेंट होगा, जो बहाली होगी, उसमें भी अब जो है रीजनल भाषा में भी आपको क्वेश्चन मिलेंगे और रीजनल भाषा में भी आप उसका आंसर दे सकते हैं। तो क्या है, ये मजबूती प्रदान करने के लिए है। भारत में कहीं ये नहीं लगे कि वो हिंदी में होता है, केवल इंग्लिश में होता है, और यदि फिर नहीं हो पाता है तो इसका मतलब कि हम कहीं अछूते रह जाते हैं, मुख्य धारा में शामिल नहीं हो पाते हैं। इसलिए अन्य भाषाओं को भी हम लोग उसी में लेकर चल रहे हैं। हम लोग मतलब केंद्र सरकार लेकर चल रही है। इस तरह से आपका काम है, इसमें सब आप देख लीजिए, याद करने का चीज़ नहीं है। तो उस संदर्भ में आप जब लिस्ट आप देखिएगा तो 40% इंग्लिश हिंदी को दिया गया है। इसी के कारण इसको मदर लैंग्वेज और मातृभाषा का दिया गया है, लेकिन अन्य भाषाओं को ऊपर थोपा नहीं गया है। जो भी राज्य की भाषाएं हैं उन भाषाओं को भी सम्मानपूर्वक प्रतिष्ठित किया गया है। इस तरह से फेडरलिज्म को यदि मजबूत करना है तो उधर भी आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। तो इस तरह से आज टाइम हो गया लगभग हम लोग का, कल पुनः मिले।